बजे की 3 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। बंगाल की 30, असम की 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और बंगाल में आज सुबह से ही कई सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी और मारपीट की खबरें आई है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। नंदीग्राम में मतदान के बीच शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है और हमले में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उनके काफिले में मौजूद कुछ अन्य गाड़ियों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने आरोप ये लगाया है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है और पूर्व मिदनापुर में टीएमसी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है और करीब आधा दर्जन बूथ को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, बंगाल और असम में वोटिंग की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। तो वहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी टीएमसी समर्थकों से मुलाकात कर रही है। इलेक्शन कमीशन का हुलिया है और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मदरसा दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है, लेकिन सीएपीएफ है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी क्या ये जंगल राज मीडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, ये पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। तो सब नहीं, मेरा सुझाव है आप पूरा के पूरा, आप तो ऑफिशियल इधर आया है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर हमारे एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता राहुल आनंद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है मुझे जी। सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं एएनबी न्यूज में। तो सर, सवाल आपसे यही है कि आज जो चुनाव हो रहे हैं दूसरे चरण में, किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि आरोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है करिश्मा जी कि लोकतंत्र में सरकार चुनने की आजादी जनता को होती है और जनता ही उसे सिंहासन पर बैठाती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से वक्त गुजर रहा है उस प्रकार से जनता में जोश भर रहा है और वो वोटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहूंगा कि वो लोग जिस प्रकार से लोकतंत्र में भागीदारी बन रहे हैं, ये काफी सराहनीय है। खास करके उस प्रदेश के लिए जो काफी बिगड़ा हुआ प्रदेश है, जहां पे टीएमसी के लोग हर वक्त राजनीतिक रंजिश के फिराक में रहते हैं, और वहां अगर कहीं वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी इसमें भूमिका है। लोगों को सुरक्षा मुहैया कराकर ये कार्य को कराया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है किसी भी चुनाव में, तो वो एक परिवर्तन की तरफ इशारा करती है, क्योंकि अब तक इसी प्रकार का देखा गया है और सुना भी गया है। और जिस प्रकार से सुनने में खबरें भी आ रही थी कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियों पे, काफिले पे भी हमला किया गया है, आरोप प्रत्यारोप चलते रह रहे हैं, तो ये एक निंदनीय है। ये लोकतंत्र में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बौखलाहट दिख रही है हमारे विपक्ष के सामने टीएमसी को, वो बौखलाहट ये दिखाता है कि या तो उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हार स्वीकार किया है तभी वो गोत्र तक चली गई हैं अपनी राजनीति को लेकर। पहले वो हिंदू होने का दावा करती हैं, फिर वो चंडी पाठ करती हैं, फिर गोत्र तक बताती हैं। तो इस सब बताने का तात्पर्य क्या है? और यही नहीं, और वो जिस प्रकार से कल उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें गिने चुने लोगों का नाम भी उसमें दिया गया था, तो ये एक तरफ का इशारा करता है कि अगर कहीं कोई परिवर्तन है और कहीं देश को विकास की राह पर ले जाता है, तो उसे ले जाने में ये लोग अवरोध बनने का काम कर रहे हैं। और ये इनकी विचलता और इनकी मायूसता को ये दिखाता है। और मैं आवाम से ये आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें और एक परिवर्तन की लहर की तरफ पश्चिम बंगाल को ले चलें। जी। तो
राहुल जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी ऐसे जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें भी शुभेंदु अधिकारी के भाई की काफी गाड़ी पर हमला हुआ था, लेकिन उसी वैसा ही एक वाकया देखने को मिला, लेकिन अब जो वाकया देखने को मिला, हमला हुआ, वो शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हुआ। सीधा सीधा आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है कि टीएमसी ने किया है ये हमला। क्या लगता है कि आपको कि टीएमसी ने ये हमला क्यों किया है? देखिए, राजनीति में हमारे प्रतिद्वंदी है टीएमसी, और टीएमसी पे इसलिए हमें यकीन है क्योंकि टीएमसी अब तक इस प्रकार का कार्य करते आई है वहां के प्रदेश में। उन्होंने मौका दिया है हमें बोलने का, तब हम बोलते हैं, क्योंकि मीडिया के सामने और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ आप हैं, आपके माध्यम से भी ये बातें सुनने में आती है और देखने में प्रकाश में आता है, जिसमें जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी जब अपना रोड शो कर रहे थे, उस समय टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया था। और इस प्रकार के हमले हर वक्त होते रहे हैं, और उन्होंने ही इस चीज को प्रूफ किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक राजनीतिक रंजिश का एक अखड़ा बन चुका है, और उन्होंने मौका दिया है, तभी हम भी बोलते हैं। और रही बात हमले की, तो हमले से ना बीजेपी का कोई कार्यकर्ता और ना ही उनके कैंडिडेट डरने वाले हैं, और ना ही वहां की आवाम को डरने की आवश्यकता है। बस लोकतंत्र में अपने हक के वोट को डालना है, और डालकर वहां पे एक पूरे बहुमत की मेजोरिटी की सरकार बनानी है। जी। तो राहुल जी, दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर गुंडा राज है बंगाल में, क्योंकि जब भी कोई भी वहां पर वोटर वोट कर रहा है तो उनको धमकाया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी इस प्रकार के कार्य हुए हैं। जब वहां के पंचायत चुनाव हो रहे थे, तो उस समय भी टीएमसी के लोग उनको रोकते थे, जाने में रोकते थे, और उन्हें मारते थे, पीटते थे, और यहाँ तक कि हत्याएं भी होती थी। तो हमने जो उनके ऊपर जो आरोप लगाया है, ये 110% सही है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया है हमें इस बात को कहने के लिए। अगर आप हर वक्त आपने अगर देखा होगा कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा प्रदेश है, हम एक ऐसा राज्य है हमारे देश का, जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक रंजिशें की घटना घटी है, और ये जब भी घटना घटी है उसमें टीएमसी के लोग मुख्य आरोपित के रूप में पाए गए हैं। इसलिए इस प्रकार का जो भी मैं बातें कर रहा हूं, ये उनके द्वारा चलाए गए और जो चले गए रास्ते में है, उनको देखकर मैं बोल रहा हूँ। जी। तो राहुल जी, दूसरी तरफ अगर बात टीएमसी की करें, तो टीएमसी ने आप पर आरोप लगाया है, बीजेपी पर साफ तौर पे बोला है कि सुबह से ही कई बूथों पर ईवीएम खराब है। देखिए कृष्णा जी, कोई नई बात नहीं है। वो तो ईवीएम का क्या, वो तो ये भी कहेंगे कुछ देर बाद कि जो जो बटन दबाया जा रहा है टीएमसी पे, वो कमल पे जाकर खिल रहा है। तो ये आरोप की बात है, और एक ईवीएम हमारे देश की ऐसी एक अवधारणा बन चुकी है जिसके ऊपर हर वक्त विपक्ष आरोप लगाता रहता है और ईवीएम की असमत लूटता रहता है, और ये कोई नई बात नहीं है। और हाँ, रही बात ईवीएम खराब होने की, तो वहां पे चुनाव आयोग ने उसकी व्यवस्था कर रखी होगी। एक्स्ट्रा में वहां पे ईवीएम पड़े रहते हैं कि अगर ताकि वोटिंग को अवरोध ना किया जा सके। ये चुनाव आयोग इसके ऊपर पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि वही। चलिए राहुल जी, इस मुद्दे पर आपसे दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लगातार जिस तरीके से बात कर रहे थे चुनाव को लेकर, दूसरे चरण का चुनाव है, तो इसी मुद्दे पर हम वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। शहीद फौजियों की शहादत का सम्मान करते हुए उन्हां दे परिवारां नूं दित्ती जाण वाली वित्ती सहायता 50 लाख कीती। परिवार चों किसी एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूलों का नाम शहीद फौजियों के नां ते रखिया। 4 वरियां तो शहीद फौजियों के परिवारां दा ख्याल रख रही पंजाब सरकार। ब्रेक
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर। जिस तरीके से आज बंगाल में और असम में चुनाव है, तो वहीं अब इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं राहुल आनंद, बीजेपी नेता। राहुल जी, आपकी तरफ दोबारा रुख करना चाहेंगे। क्या लगता है, जो पहले जो राज्यों में चुनाव होते हैं शांतिपूर्ण, और इस बार ये चुनाव थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं? करिश्मा जी, ममता दीदी ने जब सीपीआई के गढ़ को साफ किया था तो वो एक परिवर्तन की लहर को लेकर आई थी और उन्होंने इस बात को मान लिया था और उनके पार्टी के लोगों ने इस चीज को मान लिया था कि अब यहाँ से टीएमसी कभी नहीं हटेगी। और टीएमसी ने जो झंडा गाड़ा है वो अमर अजर झंडा है, इसलिए उसे कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन आवाम जो है, हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है और खास करके पश्चिम बंगाल की जो जनता है, वो सारी बातों से रुस्तरू है और वो उन्हें पता है कि इन दिनों किस प्रकार से परिवारवाद ने अपने आप पे हावी किया है, जिसका नतीजा उनके भतीजे पे देखने को मिला है। और जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक एक करके जो गलतियां की गई हैं, वो गलतियों का नजारा है कि आज वेस्ट बंगाल एक राजनीतिक रंजिश के रंग में और एक कुरुक्षेत्र में बदल गया है। खास करके जो एक रक्त चरित्र, माफ कीजिएगा मैं बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस प्रकार से उसे छेद किया गया है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल एक अपना अस्तित्व रखता है और जिस प्रकार से केंद्र के द्वारा भी चलाए गए योजनाओं को भी वो नहीं पढ़ने देती थी, इसका भी खुलासा उन्होंने अपनी चिट्ठी के माध्यम से कर दिया है। कल जो चिट्ठी उन्होंने लिखा है, उस चिट्ठी में उन्होंने इस बात को भी लिखा है कि केंद्र के द्वारा जो सहायता दी जाती है वो भी लोगों को नहीं दी जाती है क्योंकि केंद्र पैसे नहीं देता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का खंडन कर दिया है कि मैंने जहां रोका था उस चीज को जनता जानती है और जनता को किस प्रकार से झूठे वादों में फंसाया जाए और फिर आगे बताया जाए, इसलिए उन्होंने उस चिट्ठी को लिखा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब हम छोटे थे और जब क्लासमेट थे तो जब कोई बच्चा फर्स्ट होता था तो उसे हम बार बार यही बात कहते थे कि टीचर ने उसे मदद की होगी, टीचर ने उसे क्वेश्चन बता दिया होगा, तभी वो इतने अच्छे नंबर लाया है। तो वो आरोप लगाने की बातें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता दयाशंकर सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर, दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है, तो क्या लगता है ये शांतिपूर्ण हो रहे हैं? और दूसरी तरफ आपकी तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है, गड़बड़ी है। जी जी, ये तो देखिए इन लोगों का मंसूबा है कि किसी ना किसी से जो बंगाल की है या देश की पूरी आवाम है, जनता है, उसको कोई ना कोई तरीके से वोट करने से वंचित रखा है। इवन यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इन लोगों के कार्यकर्ता वोटरों को रोक रहे हैं। और रही बात रक्त रंजिश की, तो अपने किसी कार्यकर्ता का हत्या हो गया है। और यही आरोप आप पर भी लग रहे हैं, टीएमसी पर भी यही आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी वोट, जो अगर बीजेपी का कोई वोट दे रहा है तो उनको डराया जा रहा है वोटरों को। देखिए, इससे इनके सिवा और भी पार्टियां चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन बड़ा ही रहता है कि आखिर उन पार्टियों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बीजेपी को क्यों करेगा? ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, इन्हीं को क्यों दिक्कतें होती है। और भी तो पार्टी लेफ्ट है, कांग्रेस है, वो भी लड़ रही है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा शिकायत नहीं करती है। तो कारण ये है, दाल में यहाँ काला पता चलता है कि बीजेपी। दयाशंकर जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जब भी अगर कोई भी नेता यहाँ पर आता है, कोई बंगाल में आता है, जो दौरे पर आता है, क्योंकि ये साफ तौर पर हमारा कहना नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कहना है कि अगर कोई भी आता है यहाँ पर गुंडा राज है, हमला किया जाता है टीएमसी की तरफ से। जी राहुल जी, आप बोलिए। देखिए, दयाशंकर जी ने जो बातें कही हैं और उन बातों को मैंने सुना और मैं उनको खंडन कर दूं कि जो वोट से वंचित रहने वाली बात इन्होंने कही है, तो और वोटरों को रोकने की बात कही है, तो ये लोकतंत्र है। वहां पे जो फोर्स तैनात हैं, उस फोर्स को अगर ये बोलेंगे तो क्या फोर्स उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी? ये वोटरों को रोकने का परिताप ये क्या कहना चाहते हैं? ये वहां पे कमांडोज करे हैं, वहाँ सारे फोर्स करे हैं और वहां पे खास करके चुनाव आयोग है। आप वहाँ कंप्लेन कीजिए। चर्चा करेंगे। तो वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे चुनाव को लेकर, जो दूसरे चरण के चुनाव जारी है बंगाल और असम में। तो इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद बीजेपी नेता, दूसरे हैं दयाशंकर सिंह टीएमसी नेता। दया जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, अब आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल रही है। तो सर, जिस तरीके से लगातार जब से ये चुनाव शुरू हुए हैं तभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ईवीएम का आपने गड़बड़ी का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी यही आरोप आप पर लगा रही है। देखिए, बीजेपी के बारे में तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि और भी जो पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके साथ क्यों नहीं दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को। जयशंकर जी, नंदीग्राम में क्या हुआ? नंदीग्राम के जो शुभेंदु अधिकारी है और वहां पर दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी खड़ी हुई है, तो उसी बीच में काफिले पर हमला होता है। क्या लगता है कि ममता बनर्जी जब खुद एक मुख्यमंत्री है और उसके बाद भी उनको लग रहा है कि मैं जीत सकती हूँ, फिर उनको डर किस चीज का? देखिए, ये चीजें इन लोगों को हताशा और निराशा इनकी दर्शा रही है। ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और दीदी जो है प्रचंड बहुमत से जीतेंगी, क्योंकि वहाँ पे इनका जो वोट प्रतिशत है बीजेपी का, मूल वोट जो है 5.3% है। 16 में जो कैंडिडेट चुनाव में वोट पाए थे 5.3%। अब उन्हीं में इनको लड़ना है और हताशा और निराशा है कि जनता में हमारी इज्जत बनी रहे किसी तरह से। चलिए दयाशंकर जी, हम 5 की बात नहीं करते, प्रेजेंट की बात करते हैं। राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। देखिए करिश्मा जी, मैं दयाशंकर जी को एक चीज बता देना चाहूंगा कि इन्होंने एक बड़ा ही बढ़िया प्रश्न किया है कि दूसरे किसी को दिक्कतें क्यों नहीं आ रही है। कांग्रेस है, लेफ्ट है और भी दल हमारे साथ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डर किसी को उसी से लगता है कि जो उसके सामने का व्यक्ति ताकतवर होता है। तो यहाँ की जो वेस्ट बंगाल की जो लड़ाई है वो ममता वर्सेस मोदी है। तो इनको मोदी जी से डर है और इनको ये पता है कि मोदी जी अगर सत्ता में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो सबसे पहले वो सारे टीएमसी के लोगों को जो गुंडे बन बैठे हैं उन पे सबसे पहले चाप चढ़ाएगी और जो घुस बैठी है जो बंगाल के अंदर बैठे हैं। जबकि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इस चीज को कहा है कि पहले ही बैठक में हम सीए एनआरसी को लागू करेंगे। उनको बचाने के लिए वो लोग इस प्रकार की बातें करती है। इससे यहाँ लड़ाई जो है वो डायरेक्ट भाजपा से है और भाजपा इनके सामने अर्जुन, कृष्ण भगवान के रथ पे अर्जुन के समान बैठी हुई है और कृष्ण भगवान उनको गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको लक्ष्य को कहां भेजना है। वो चीज इनके पास नहीं है। इन्होंने तो जिस प्रकार की वहां पे सरकारें चलाई हैं, अपनी डिक्टेटरशिप की सरकारें चलाई हैं, दूसरे को उन्होंने राजा किया है, तो इन्हें तो डर लगेगा ही और इनको तो दिक्कतें आएंगे ही। और जहां तक कांग्रेस की बात है और लेफ्ट की बात है, तो वो हमारे साथ लड़ाई में कहीं नहीं टिकने वाले हैं। ये सारी जनता वहां जानती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दयाशंकर जी, राहुल जी, समय का अभाव है और इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए सभी सरकारी बसों और स्थानीय निकाय विभाग की ओर से चलाई जाने वाली सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी है, लेकिन इसके लिए पंजाब का पहचान पत्र होना जरूरी होगा। और आपको ये भी बता दें कि पंजाब का पहचान पत्र जरूरी होने के कारण बाहरी राज्यों से काम करने वाली कामगार महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पंजाब के बड़े औद्योगिक शहरों लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, भटिंडा, मंडी, गोविंदगढ़ आदि में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड आदि राज्यों की महिला कामगार रहती है और यह कई दशकों से पंजाब में है, लेकिन कई के पास अभी पंजाब से जुड़ा पहचान पत्र नहीं होने से उन्हें मुफ्त बस सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए सभी सरकारी बसों और स्थानीय निकाय विभाग की ओर से चलाई जाने वाली सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी है, लेकिन इसके लिए पंजाब का पहचान पत्र होना जरूरी होगा। तो वही पंजाब का पहचान पत्र जरूरी होने के कारण बाहरी राज्यों से काम करने वाली कामगार महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको बता दें कि आज सरकार की तरफ से महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिला है। वो तोहफा ये है कि राज्य में महिलाओं को अब फ्री बस सेवा मिलेगी। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता मनप्रीत चहल जुड़ गए हैं। मनप्रीत चहल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, उस तोहफे के साथ ही महिलाओं में अब किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज 1 अप्रैल और बजट के हिसाब से जो पंजाब सरकार में विधानसभा में पेश किया गया था, उसमें ये निश्चित किया गया था कि वादा भी किया गया था पंजाब सरकार की तरफ से कि महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी। जिस बाबत आज सारे पंजाब में महिलाओं को बस में मुफ्त सफर देने की सुविधा शुरू कर दी गई है और इसमें कुछ नियम कानून भी रखे गए हैं कि जो महिला बस में सफर कर रही है वो पंजाब की वतनीक होनी चाहिए, पंजाब की रिहायशी होनी चाहिए, तो उसको तभी पंजाब की बसेस में फ्री सफर करने की सुविधा होगी। और जो ये कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, इसके बाद महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, उनमें खुशी की एक लहर देखी जा रही है कि उनकी भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत तमाम जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना 72,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। लगातार 8वें दिन 50,000 से अधिक कोरोना केस आए हैं और यही नहीं बल्कि 5 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 450 से अधिक संक्रमितों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 72,330 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और आपको ये भी बता दें कि 459 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि 40,382 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं और इससे पहले 10 अक्टूबर को 74,383 केस सामने आए थे। और वहीं देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से वैक्सीनेशन का चौथा फेज जारी है और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वहीं आज दिल्ली के कई अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और एमपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लागू है। कई राज्यों में तो 10% से ज़्यादा भी पॉजिटिविटी चल रही है और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है। होली के और संडे की वजह से थोड़ा कम था 2 दिन, परंतु आज से हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली करेंगे और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव हैं तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30-30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। सर, आईसीयू बेड को लेकर कल फैसला हुआ उसके बाद? देखिए, कल 220 आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है। कंफर्टेबल पोजीशन है, परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स
33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएंगे। नाम शांति नांगिया है और मैं इस वक्त 82 साल की 82 इयर्स। आपने आज वैक्सीनेशन लगवाई है, कैसा लग रहा है आपको वैक्सीनेशन लगवा के? ठीक लग रहा है, मतलब कोई मुझे परेशानी नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही? नहीं। जिस तरीके से देश गुजरा था और वैक्सीनेशन जब आई। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, बंगाल में जारी है दूसरे चरण का मतदान। तो नंदीग्राम में ममता ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान राज्यपाल को फोन कर मदद मांगी है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया है और इसी दौरान उन्होंने मदद मांगी है। तो इन्होंने बताया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, ये ममता बनर्जी ने कहा है। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को जवाब भी दे दिया है। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तीन बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।